हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ना, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज पूछने वाले हैं। इसलिए आपको पूरे के पूरे हर एक एमसीक्यूज को अच्छे से देखना है, जिससे कि आपको काफ़ी सारा चीज़ आपको पता चलेगा। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है कि 100 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ -5 कूलम। मतलब कि -5 कूलम चार्ज को हमें कैरी करना पड़ रहा है, जिसमें कि हम 100 जूल वर्क कर रहे हैं। किसके अंदर? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर इतना है तो हम कहीं इन्फिनिटी से एक -5 कूलम का चार्ज जो है इसके अंदर हम ला रहे हैं, कहीं हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वर्क डन हमें करना पड़ रहा है 100 जूल। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पर कितना आखिरकार पोटेंशियल जो है वो होने वाला है। तो सिंपल, आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, Q इंटू वी, कि चार्ज इंटू में पोटेंशियल आपका वर्क डन होता है। हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो हमारा हो गया वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब हमें क्या है कि चार्ज हमें गिवन है -5 कूलम, और हमें जो है वर्क है वो भी हमें गिवन है 100 जूल। तो हम पुट कर देंगे कि 100 जूल आपका वर्क डन और चार्ज जो है वो आपका कितना है, -5 कूलम। हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -20 वोल्ट। आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -20 वोल्ट। यहाँ से आपका पहला एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड हमसे कह रहा है कि 3 अलग अलग तरह के कैपेसिटर हैं भाई साहब, जिसे हमने ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या क्या फंडा होता है सीरीज और पैरेलल का। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपके कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, और एक जो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ किसके अंदर, पैरेलल में। तो ये आपके जो है किसके अंदर लगे हुए हैं, पैरेलल के अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो सीरीज के अंदर क्या होता है कि सीरीज के अंदर जो होता है तीनों के तीनों कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो है ना वो हमेशा कंजर्व रहने वाला है। अगर इसके अंदर जो है चार्ज Q है, इसके अंदर भी चार्ज Q है, इसके अंदर भी चार्ज Q है, तो तीनों में इक्वल चार्ज होगा, इक्वल ही आपका चार्ज होने वाला है। लेकिन सीरीज के अंदर जो होता है पोटेंशियल सेम होता है। अगर इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V है तो इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V ही होगा। इससे हम कर लेंगे कि सीरीज के अंदर चार्ज जो है वो आपका सेम होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दे विल हैव इक्वल चार्जेस और दे विल हैव सेम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो पैरेलल में सेम होता है, तो सीरीज में क्या चीज़ सेम होता है? आपका क्या हो गया, चार्ज जो है वो आपका सेम होने वाला है। तो हम यहाँ से चार्ज भाई साहब हमने लगा लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि ए हॉलो मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। जब भी एमसीक्यूज करते हो ना, तो जो जो भी चीज़ दी हुई है उसे अपना अगर इमेज के फॉर्म में बनाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे यहाँ पे है कि हॉलो मेटल स्फेयर हमने बना लिया, रेडियस दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस, की इसके सरफेस पर जो V कितना है वो 80 V है, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, कि स्फेयर में आखिरकार आपका कितना पोटेंशियल होने वाला है। तो अगर आपको पोटेंशियल का फंडा पता होगा तो अगर सरफेस के ऊपर 80 पोटेंशियल है, मतलब सरफेस के ऊपर अगर जितना भी पोटेंशियल होता है ना, तो इसके अंदर जितना भी चले जाओ आपका पोटेंशियल सेम ही होने वाला है, 80 वोल्ट ही होने वाला है। मतलब जितना सरफेस पर पोटेंशियल रहता है उतना ही आपका इन साइड भी पोटेंशियल देखने को हमें मिलता है। तो हम क्या कह देंगे कि सरफेस पे अगर 80 वोल्ट है तो हम अंदर जाके अगर आप सेंटर पे ही पहुंच जाओगे तो भी आपका पोटेंशियल 80 वोल्ट ही होगा। इसका सिंपल जो है सी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ, कि कब आपका कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का घटेगा, कि अगर हम कॉपर इंट्रोड्यूस करेंगे तब, एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करेंगे तब, जिंक इंट्रोड्यूस करेंगे तब, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मतलब मान लो हमारे पास क्या हो, कैपेसिटर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट A/D।
ठीक है। अगर ये तो है, अगर के को हम हटा देते हैं, अगर के हमने मान लो हटा दिया, तो सी जो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ये तब होता है जबकि हमने कुछ भी कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अगर हम कुछ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपका जो होता है सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब के जो है वो कुछ भी जो रहेगा तो के बढ़ेगा, तो सी जो है वो आपका बढ़ने ही वाला है। तो अगर हम चाहे कॉपर इंट्रोड्यूस करें, एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करें, चाहे जिंक इंट्रोड्यूस करें, कुछ तो के होगा ही, कुछ भी के होगा तो शुरू के सी से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब कैपेसिटर कभी भी घटेगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कि इन तीनों में से कुछ भी डालोगे ना तो आपका कैपेसिटेंस और भी बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस की दो कैपेसिटर है आपके पास 6 माइक्रोफेराड का और 4 माइक्रोफेराड का। हमने उसे सीरीज में लगाया 120 वोल्ट की बैटरी के साथ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड में, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। हमें पता है कि सीरीज में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा पर पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं कि एक हमारे पास 6 माइक्रोफेराड का है और एक 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, जिससे हमने 120 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे लगा दिया। तो ये 6 हो गया और ये आपका हो गया 4 और यह 120 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहले जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट कि टोटल जो है आपका सी कितना आने वाला है। तो 6 और 4 जो है आपके सीरीज में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। जब इसे सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा आपका 24 और ऊपर हमारा आ जाएगा 4 प्लस में आपका आ जाएगा 6, मतलब कि 100/24 सॉरी 10/24। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2.4, मतलब c की वैल्यू जो है आपकी 2.4 यहाँ से आ गई है कि 1/c जो है 1/2.4 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि c जो है वो आपका 2.4 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि c की वैल्यू कितनी है 1.24। ठीक है, सॉरी 1.24 थोड़ी ना था, 2.4। c की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है, c इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2.4 आ गई है। तो हमें पता है कि Q जो है वो CV के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले कॉमन Q निकाल देंगे कि Q इज इक्वल टू CV। C हमने निकाल दिया था 2.4 जो था ही हमारे पास, और V जो है हमारे पास कितना था 120 वोल्ट। ठीक है, अब जब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम यहीं छोड़ देते हैं, हमें आगे काम भी आ जाएगा। मतलब जो Q है वो आपका इतना आ गया, मतलब Q नेट हमारे पास इतना निकल गया है। तो अगर हम V निकालते हैं किसके लिए, 4 माइक्रोफेराड के लिए, तो V कितना आ जाएगा, V जो है आपका Q/C होगा। Q हमने निकाल दिया है कितना 2.4 इंटू में 120 और अपॉन में आपका C जो कितना है वो आपका है 4। ठीक है, C आपका 4 है क्योंकि हमें किसके अक्रॉस निकालना है 4 माइक्रोफेराड के, तो हमने 4 रख दिया। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 4 3 जा यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, तो 24 और 30 आपका आ जाएगा 24 30 और 24 या 72, तो आपका 72 मतलब 720 आ जाएगा। एक पॉइंट हम लगा के आपका 72 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए 72 वोल्ट। मतलब इतने सारे चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला कब यूज होने वाला है ना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब जब भी आपको इस तरह से, तो हमने सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, उससे हमने जो है वो कॉमन क्यू निकाल दिया क्योंकि क्यू तो है वो सेम ही होने वाला है। तो जो कॉमन क्यू निकाला उसे हमने सी से डिवाइड कर दिया, जिस भी के भी अक्रॉस हमें निकालना था, तो इससे आपका जो है पोटेंशियल हमारा यहाँ से निकल गया। फिर यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में सभी को पता है कि कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन आखिरकार किस फॉर्म में होता है, क्या वो चार्ज के फॉर्म में होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में होता है, कैपेसिटेंस के फॉर्म में होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है ना वो होता है आपका पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये तो सिंपल आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अगर आ जाता है ना पेपर में क्वेश्चन तो आप पट से लगा दोगे, मतलब मुश्किल से आपको 3 सेकंड भी नहीं लगने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर क्या हो गया, पोटेंशियल। बात खत्म। कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल की, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटेंस के फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन नहीं, वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 7 है ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन, की जो बहुत ही ऊंची ऊंची जो वायर रहती है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो हाई करंट जो होता है वो फ्लो होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ बैठ जाती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब ये वही कह रहा है कि अगर जो
वर्ड जो है हाई पावर पे बैठ जाएगी तो क्या होगा, तो हमें तो पता ही है, ये तो हम रोज देखते हैं। अगर आप गांव वगैरह में रहते होगे वहाँ तो जो हमेशा ही देखते हैं कि हाँ भाई चिड़िया आती है बिल्कुल हाई टावर पे जाके बैठ जाती है, उसे कुछ भी नहीं होता है, और अगर कोई ह्यूमन वगैरह रहे तो उसे करंट लग जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। तो सिंपल आंसर हो जाएगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, कि हमने एक बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ कैपेसिटर को हम बढ़ा रहे हैं, कि जो प्लेट का सेपरेशन है वो हम बढ़ा रहे हैं बिना बैटरी को हटाए, तो क्या होने वाला है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का सेपरेशन वाला क्वेश्चन आए ना, तो एक ही फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, C इज इक्वल टू ε0A/d। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका D है, कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो है प्लेट के सेपरेशन को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब डी को बढ़ा रहे हैं, अगर डी को बढ़ाएंगे तो सी क्या होगा, घटेगा। ये तो सिंपल है, प्रोपोर्शनैलिटी है कि सी को इंक्रीज करोगे तो डी को अगर इंक्रीज करोगे, सेपरेशन को इंक्रीज करोगे, तो कैपेसिटेंस जो है आपके पास ऑटोमेटिक ही डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, यानी कि जो उसके अंदर चार्ज स्टोर है वो भी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, नहीं, चार्ज स्टोर इंक्रीज, नहीं, एनर्जी स्टोर डिक्रीज, यस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, नो। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। फिर है आपका मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड ऑब्टेन टू 5 माइक्रोफेराड, मतलब कि आपको 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने आखिरकार आपको कैपेसिटर की ज़रूरत होगी, जिससे कि ओवरऑल जो सी इक्विवेलेंट है ना वो आपका 5 माइक्रोफेराड आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको लगेगा, हम मान लो कि हमने लगाया, हम 4 लगाते हैं, अगर 2 माइक्रोफेराड को हम अगर 2 लेते हैं, एक लिया तो आपका क्या होगा कि मैक्सिमम कितना होगा, 2 माइक्रोफेराड। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 में कितना हो जाएगा, अगर पैरेलल में लगाओगे, अगर सीरीज में लगाओगे तब तो 1 हो जाएगा, और अगर आप पैरेलल में भी लगाओगे, जैसे एक ये है 2 और ये है आपका 2, पैरेलल में लगाने के बाद भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम आपको 4 मिलने वाला है। अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 अगर आप सीरीज में लगा देते हो, हमने 3 जो है वो सीरीज में लगा दिया, तो यहाँ से तो आपका और भी कम हो गया। अगर हम पैरेलल में 3 लगा देते हैं तो क्या होने वाला है, आपका यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप पैरेलल में 3 लगा दोगे तो आपका 6 माइक्रोफेराड हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम 4 लगाते हैं, अगर 4 को लगाओगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और अलग ढंग से लगाएंगे। अलग ढंग से हम कैसे लगाएंगे, एक हमने यहाँ लगाया, ठीक है, एक हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और एक हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो सीरीज में 2 2, तो ये तो आपका कितना हो गया 1, और ये आपका जो है 2 है और ये 2 है, और तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो 2 + 2 + 1 मतलब कितना आ गया आपका 5 माइक्रोफेराड, मतलब कम से कम आपको 4 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया आपका क्लियर कट, कि 4 जो है कम से कम 4 जो है अगर आप लगाओगे तभी आपका होगा। अगर ये नहीं रहेगा, अगर सिर्फ 3 में इस तरह से लगाने की कोशिश करोगे तो आपका कितना माइक्रोफेराड बनेगा, 3 माइक्रोफेराड ही बनेगा। ठीक है, तो कम से कम 4 की जरूरत तो आपको पड़नी ही पड़नी है। 10 है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन। तो इसमें सिंपल है कि अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा 0 लेते हैं, बात खत्म, कोई झंझट नहीं, कोई यूनिटी नहीं, कोई इन्फिनिटी नहीं, सिंपल अर्थ का पोटेंशियल कितना है भाई 0, बात खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच रिमेन कनेक्ट टू द बैटरी देन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट रिलेटेड टू अर्लियर चार्जेज, कि शुरू में जितना चार्ज था और बाद में जितना चार्ज है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वही सिंपल है, C इज इक्वल टू के, एक मिनट, हाँ, C इज इक्वल टू के ε0A/d होता है आपका। के हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ कह रहा है कि एक हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है, के को हम बढ़ा रहे हैं, तो के को जैसे बढ़ाओगे तो सी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब जितना चार्ज पहले था अब उससे ज़्यादा चार्ज जो है उसके अंदर स्टोर रहेगा। तो किसका आंसर हो गया सिंपल मोर, कि ज़्यादा चार्ज जो है अब जैसे आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो चार्ज जो है वो आपका और भी बढ़ जाने वाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पर, कि द रेडियाई ऑफ 2 मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, कि आपको 2 मेटल स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, ए और बी आपके मेटल स्फीयर हैं जिसका रेडियस r1 r2 है, और r1 ग्रेटर देन r2 हमें गिवन है, उसे हमने एक पतले बार से कनेक्ट किया है। तो आपका आखिरकार चार्ज के साथ क्या होने वाला है, कि किसका चार्ज ज़्यादा होगा या फिर सेम होगा या फिर क्या होने वाला है। तो हमें पता है कि जैसे ही हमने 2 जो हमारे पास जो रेडियस दिए थे, 2 वॉल दिए गए थे, हमने पतली बार से कनेक्ट किया, तो इस पर क्या हो जाएगा, जो
इस पर जो चार्ज है वो आपका कंजर्व हो जाएगा, मतलब जो Q1 अपॉन में R1 है, सॉरी छोटा लिखता हूँ, जो इसका Q1 अपॉन में R1 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, Q2 अपॉन में R2 के। मतलब अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो है Q1 अपॉन में Q2 जो है, इससे हम आगे बढ़ते हैं तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2 होगा। और हमें ये गिवन है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो अगर R1 ज़्यादा है R2 से तो चार्ज क्या होगा, 1 पे ज़्यादा होगा, मतलब ए स्फीयर पर चार्ज ज़्यादा होने वाला है। तो द चार्ज विल बी ग्रेटर कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ए, कि ए स्फीयर पर जो चार्ज है ना वो आपका ज़्यादा स्टोर होने वाला है, क्योंकि Q1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2। अगर R1 ज़्यादा है तो Q1 ज़्यादा, Q1 ज़्यादा मतलब स्फीयर ए पर जो चार्ज है वो आपका ज़्यादा स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हमने देख लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तभी आप लाइक कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये चीज़ें पहुंच सकें। और बाकी हमें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।